बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी पे। हम लोग एडवांस इंडियन इकोनॉमी पे चर्चा कर रहे थे और हम लोग मनी का चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कागज मुद्रा बताया था, जिसको फिएट मनी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा फिएट मनी के विषय में और देखें। फिएट मनी, ये फिएट मनी आखिर क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी देश के घरेलू बाजार में या उस देश के भौगोलिक क्षेत्र में आप फिएट मनी को या कागज मनी, दोनों तो एक ही चीज है, कागज मनी बोल लीजिए या फिर आप फिएट मनी बोल लीजिए। तो फिएट मनी को लेकर के या फिर कागज मुद्रा को लेकर के आप घरेलू बाजार में कहीं भी जाएं, कोई भी वस्तु और सेवा खरीदना चाहें तो वो चीज आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये फिएट मनी का चर्चा था। एक पॉइंट इसमें मैं आपको और बता देता हूं कि जो संस्था इसको निर्गत करती है, कागज मुद्रा को, जो संस्था इस कागज मुद्रा को निर्गत करती है, अर्थात जो संस्था इसे छापती है, वही संस्था इसकी गारंटी लेती है। वही संस्था इस मुद्रा की क्या करती है? गारंटी लेती है। जैसे आप अपने पास जो भी मुद्रा है उसको जब निकालेंगे तो उस पे देखेंगे कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना अमाउंट लिखा हुआ है उतना वैल्यू उसका होता है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जो संस्था इसको निर्गत कर रही है। आमतौर पे भारत का चर्चा करेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में किसका बात होगा? आरबीआई का बात हम लोग करेंगे। तो मोटा फिएट मनी के विषय में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और बात मैंने आपसे बताया था कि यह एक ग्रीक शब्द है फिएट मनी, और ग्रीक राजा के द्वारा ही सबसे पहले शुरू किया गया था फिएट मनी को। देखिए, सीधी सी बात है कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते आ रही थी। जब आप ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक्स में ही आगे चल के जनसंख्या को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जनसंख्या धीरे धीरे करके बढ़ते जा रही थी। अब जनसंख्या जब बढ़ते आ रही थी तो जनसंख्या जितनी बड़ी है उतना ज्यादा अमाउंट हमारे पास नहीं था इसका, क्या बोलते हैं, धातु मुद्राओं को छापने का या ढालने का। तो ऐसी स्थिति में राजा महाराजाओं ने सोचा कि कागज को ही हम लोग मुद्रा के रूप में चलन में ले आते हैं, और इस प्रकार से हमारी कागज मुद्रा आ गई। इस पे हमने बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ के आगे के कंटेंट पे चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे कागज मनी के बाद सबसे पहले देखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग बार्टर एक्सचेंज यानी वस्तु विनिमय पे बात किए, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके बाद हम लोग कहां पे आ गए? इसके बाद हम लोग धातु मुद्राओं पे आ गए। धातु मुद्राओं के बाद हम लोग कहां पहुंच गए? कागज मुद्राओं पे आ गए। कागज मुद्राओं के बाद थोड़ा सा प्लास्टिक मनी पे आज ही चर्चा करेंगे, उससे पहले हम लोग बैंक मनी पे चर्चा कर लेते हैं। बैंक, एम से आप मनी समझेंगे तो बैंक मनी पे हम लोग आज चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो इस बैंक मनी को समझने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम लोग अपने आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्तमान समाज में, वर्तमान नहीं आधुनिक समाज में धीरे धीरे बैंकिंग व्यवस्था ने जन्म लिया, बैंक्स ने जन्म लेना शुरू किया, और ये घटना घटा 18वीं सदी में। वहां से अधिकांश लोग बैंक व्यवस्था की ओर शिफ्ट करने लगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे बैंक मनी, सबसे पहले आप लिख लें यहाँ पे बैंक मनी, बैंक मनी, इसको हम लोग बैंक मुद्रा बोल सकते हैं हिंदी में। और ऐसे इतना विशुद्ध हिंदी, हम लोग हिंदी का कोई विशेष समझ जाइए कि उपन्यास पे रिसर्च करने नहीं बैठे हुए हैं या साहित्य पे रिसर्च करने नहीं बैठे हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स में बैंक मनी आप याद रखिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो बैंक मनी को आप देखेंगे, आधुनिक समाज जो है, जो हमारा आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज, इस आधुनिक समाज ने 18वीं सदी से, किस सदी से? 18वीं सदी से आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का शुरुआत किया। किस व्यवस्था का शुरुआत किया? आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का शुरुआत किया।
आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की यहाँ से शुरुआत की जाती है। अच्छा, हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी कोई भी मुद्रा की प्रणाली आती है उसके साथ कुछ ना कुछ करके समस्या आ जाता है। कागज मुद्रा के साथ क्या समस्या था ये हमने देखा था। एक तो इसका समय काल कि आगे चल के खराब होता है, करेंसी की क्वालिटी डाउन होती है, इसका पुनर्मुद्रण करवाना पड़ता है, इसके ऊपर समझ जाइए कि बहुत सारा लोगों का खर्च आता है, प्लस दूसरा एक ये भी समस्या है कि आपके पॉकेट में अगर ढेर सारा रुपया डाल दिया जाए तो आप अन्य प्रकार के खर्च करने के लिए निकल पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ से आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का नींव रखा गया। कब से रखा गया? 18वीं सदी से आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का नींव रखा गया। अब जब बैंकिंग प्रणाली का नींव रखा गया तो समझ जाइए कि अधिकांश लोग जो हैं, अधिकांश लोग ये बैंकिंग व्यवस्था का आनंद लेने लगे। अधिकांश लोग जो हैं ये बैंकिंग व्यवस्था का ज्यादातर लोग आनंद लेने लगे। अब ज्यादातर लोग जब बैंकिंग के व्यवस्था को एंजॉय करने लगे तो ज्यादा मात्रा में लोग अगर एंजॉय कर रहे हैं तो समझ जाइए कि उसके लिए बैंकों की संख्या भी तो अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ बैंकों की संख्या भी बढ़ गई, बैंकों की संख्या भी अधिक होने लगी। अब जब बैंकों की संख्या अधिक होने लगी और लोगों ने इस व्यवस्था को एंजॉय करना शुरू कर दिया तो समझ जाइए कि बैंक के पास बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगा, क्योंकि पैसे का लेन देन करने के लिए, लेने के लिए भी और जमा करने के लिए भी लोग बैंक के पास आने लगे कि भाई मेरा पैसा बैंक में रखा हुआ है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे बैंक में जाना चाहिए। तो इधर आप देखेंगे कि बैंक को इसके लिए बहुत सारे कर्मचारियों को तो रखना ही पड़ा, लेकिन उसके बाद भी समझिए कि बैंक को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। तो बैंक ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा विकल्प प्रदान कर दें जिससे कि ये लोग घर बैठे बैठे ही हमारी बैंकिंग व्यवस्था को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ इससे आगे बढ़ने के बाद बैंक्स ने वैकल्पिक मुद्रा का शुरुआत किया। बैंक्स ने किस प्रकार की मुद्रा का शुरुआत किया? वैकल्पिक मुद्रा। वैकल्पिक मुद्रा क्या है इसको आप लोग देखेंगे। वैकल्पिक मुद्रा के रूप में आप देखेंगे कि एक ऐसा विकल्प दिलवा दिया जाए लोगों को जिसको कि लोग एंजॉय कर सके, उनको बैंक ना आना पड़े। बैंक आने में लोगों को भी समस्या प्लस बैंक को भी समस्या होती थी, समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इन्होंने वैकल्पिक मुद्रा का चलन शुरू किया। और ये मुद्रा के विकल्प क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आप लिखेंगे इन्होंने एटीएम, डेबिट कार्ड, प्लस समझ जाइए कि क्रेडिट कार्ड, प्लस और समझ जाइए कि ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, इस प्रकार के विकल्प लोगों को दिलवा दिए कि भैया आप घर बैठे बैठे ही अपने पैसे का उपयोग कर लीजिए, ना आपको बैंक आना है, ना आपको फॉर्म फिल करना है किसी प्रकार का, ना हमारे कर्मचारियों से ज्यादा बहस करने की जरूरत है। आप घर बैठे बैठे ही इन चीजों के माध्यम से अपना जो भी मुद्रा का प्रचार प्रसार करना है आप कर सकते हैं, पैसे का उपयोग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने पैसे को बिना बैंक आए। तो ये समझ जाइए कि वैकल्पिक मुद्रा की प्रणाली आ गई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वैकल्पिक मुद्रा क्या क्या होता है। तो वैकल्पिक मुद्रा, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड हम लोग अगर ले लें तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे वैकल्पिक मुद्रा को। वैकल्पिक मुद्रा, वैकल्पिक मुद्रा, ये वैकल्पिक मुद्रा कौन तलाश कर रहा था? बैंक्स तलाश कर रहे थे कि एक ऐसा व्यवस्था आ जाए जिससे कि लोगों को भी आसानी हो, प्लस हमें भी आसानी हो, प्लस खर्चे कम हो जाएं। तो इन सब के लिए वैकल्पिक मुद्रा का प्रयोग किया गया। इसमें समझ जाइए आपकी सबसे पहले क्या बोलते हैं कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आप आगे बढ़ेंगे तो आरटीजीएस, निफ्ट, और आप देखेंगे तो आईएमपीएस,
इस प्रकार के मुद्रा के विकल्प बैंक ने देने शुरू कर दिए लोगों को। अब यहाँ से क्या हो सकता था कि लोग बड़ी आसानी से पैसे का भुगतान कर सकते थे, लेन देन कर सकते थे। इन व्यवस्थाओं को आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। आरटीजीएस आदि का तो ज्यादातर उपयोग अब नहीं होता है, लेकिन इन सभी के द्वारा, अच्छा एक और चीज मैं जो कि लिखवाना ये बोल रहा हूँ, जो एक मेजर ये है, इसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन मुद्रा का ट्रांजेक्शन। यहाँ से आप क्या करते हैं, अपने फोन को निकालते हैं, गूगल पे से किसी को पैसा भेज देते हैं, ना कोई फॉर्म भरना ना कुछ करना, खाली आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको अपने क्या बोलते हैं कि संबंधित व्यक्ति के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना है, उसमें बस आपको अपना कोड डालना है और तो कुछ करना नहीं है। तो ये बड़ी आसानी से व्यवस्था हो जाता है। अब देखिए इस व्यवस्था का लाभ क्या होता है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था अगर आ रहा है तो उसका लाभ या हानि मिल पा रहा है कि नहीं लोगों को, ये देखना आवश्यक हो जाता है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले यह मुद्रा की जो प्रणाली है, यह समझ जाइए कि सेविंग्स को बढ़ावा देती है, सेविंग्स को बढ़ाती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी मुद्रा का नाम बताइए जो सेविंग्स को यानी बचत को बढ़ाती है। तो बचत को बढ़ाना किसका काम है, कौन सी बचत को कौन सी मुद्रा बढ़ाती है? तो आपको ऑप्शन चूज करना होगा, बैंक मनी बचत को बढ़ाती है। कैसे बचत को बढ़ाती है? अब आप कल्पना कर लीजिए, हर एक चीज लिखा नहीं जाता है, कि आपको कहीं 20 रुपए का क्या बोलते हैं कि आवश्यकता है, उसके लिए आपको बैंक जाना पड़े और पता चले कि बैंक इतना दूर है कि उसमें आपका ऑटो का किराया ही 40 रुपया लगना है, तो ये आपका बचत नहीं बढ़ रहा है ना, ये आपको घाटा हुआ। प्लस आप अगर बड़े अमाउंट का भी देखेंगे तो आपके पास अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कैश होगा तो आप उसको जहां मर्जी वहां उड़ाएंगे, लेकिन बैंक मनी अगर आपके पास है तो आप उसको सेव करके रख पाते हैं। तो कुल मिला के कुल मोटा मोटा जमा बात यही है कि ये मुद्रा की जो प्रणाली है यह आपके सेविंग्स को बढ़ा देती है। अच्छा, और क्या लाभ होता है इसका? दूसरा लाभ इसका ये होता है कि समझ जाइए कि पेपर मनी का जो कॉस्ट होता है, पेपर मनी, इसका पुनर्मुद्रण आदि का जो कॉस्ट होता है, इसको भी बहुत कम, प्रिंटिंग कॉस्ट बोलेंगे इसको, प्रिंटिंग कॉस्ट, इसको भी समझ जाइए कि बहुत लो कर देती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर इसी प्रकार से आप पैसे का यूज करेंगे तो आपको ये करने का जरूरत ही नहीं है, उस मुद्रा का कम जरूरत हो रहा है आपको। तो पेपर मनी का जो प्रिंटिंग कॉस्ट आता है उसको भी ये कम कर देती है ये बैंक की व्यवस्था। और क्या करती है? तो दो और शब्द होते हैं, इनको मैं यहाँ लिखवाता हूँ आपको, यहाँ आप समझ जाएंगे। एक तो वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन, समावेशन, और दूसरा शब्द मैं आपको कहाँ लिखवा दूं, वित्तीय समावेशन को भी इस व्यवस्था के द्वारा बढ़ावा मिलता है, प्लस वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता यह भी बढ़ जाता है। अब देखिए इन दोनों शब्दों को हमें समझना है कि वित्तीय समावेशन क्या है और वित्तीय साक्षरता क्या है। तो इसको बड़ी आसानी से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। वित्तीय समावेशन का मतलब होगा वित्त की संस्थाओं तक सभी लोगों की पहुंच हो, वित्त की संस्थाओं तक सभी लोगों का पहुंच सुनिश्चित हो। तो पहुंच कैसे सुनिश्चित होगा? और वित्त की संस्थाएं कौन सी हैं? सीधा सा बात, बैंक। तो बैंक तक सभी का क्या हो? पहुंच सुनिश्चित हो। समझिए, इसको लिख लीजिएगा कि वित्तीय संस्थाओं तक, संस्थाओं तक सबकी पहुंच, पहुंच सुनिश्चित हो। समझ गए? इसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन। कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्र का लैंग्वेज नहीं यूज किया जाएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, टीचिंग स्किल ऐसा रखेंगे या समझने का स्तर ऐसा रखेंगे कि बड़ी आसानी से सरलता से अपनी भाषा में ही सब समझ में आ जाए। अब देखिएगा वित्तीय साक्षरता क्या होता है। तो वित्तीय साक्षरता में क्या देखिएगा आप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
एटीएम, ये सब जितना भी समझ जाइए कि विकल्प है रुपए का, इसको क्या किया जाए, इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, इनके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। अब बताइए इनका प्रयोग कैसे बढ़ेगा? इनका प्रयोग तभी बढ़ेगा जब आपके पास वित्तीय साक्षरता होगी। अब पता चला कि किसी व्यक्ति को एटीएम क्या होता है यही नहीं पता है, तो वह इसको एंजॉय कैसे करेगा भाई? अब पुराने जमाने में आप अपने दादाजी से पूछिएगा कि आप लोग बैंकिंग व्यवस्था को कैसे देखते थे, क्या देखते थे बैंकिंग व्यवस्था के विषय में, क्या समझते थे, तो वो यही बोलेंगे कि भैया हम लोग ज्यादा बैंक की ओर नहीं आते जाते थे। क्यों नहीं आते जाते थे? क्योंकि ये जो वित्तीय साक्षरता की मैं बात कर रहा हूं इसकी कमी थी। और क्या था? लोगों में बैंक्स के प्रति अविश्वास का भावना था कि हमारा पैसा लेंगे और पता नहीं यहाँ से निकल जाएंगे, क्या करेंगे, इस प्रकार का भावना था। तो इससे बचने के लिए समझ जाइए कि वित्तीय साक्षरता का होना बहुत जरूरी चीज है। एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो है वैकल्पिक मुद्रा, बैंक मुद्रा का जो हम लोग बात कर रहे हैं, बैंक मनी का, क्या इसको स्वीकार करना सभी के लिए बाध्यकारी है? क्या, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या इसे स्वीकार करना सभी के लिए बाध्यकारी है? इसे स्वीकार करना क्या बाध्यकारी है? चलिए क्वेश्चन मार्क है, क्या इसको स्वीकार करना कि सभी लोगों के लिए बाध्यकारी है? तो आप क्या बताएंगे कि इसे स्वीकार करना सभी के लिए बाध्यकारी नहीं है। क्यों बाध्यकारी नहीं है? क्योंकि यह फिएट मनी नहीं है, अर्थात क्या बोल सकते हैं, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लीगल टेंडर क्या होता है, या समझ जाइए कागज मुद्रा को लिखवाते हुए मैंने आपको क्या लिखवाया था, किसी विशेष संस्था चिन्ह आदि का प्रयोग हुआ हो, विशेष मशीन का प्रयोग हुआ हो, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, विशेष प्रकार का कागज लगा हो, तो ये सब तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसलिए यह क्या है, यह समझ जाइए कि फिएट मनी नहीं है। इस बात को शायद आप लोगों ने रिलेट किया होगा पिछले वीडियो से, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप पुराने वीडियोज को बिल्कुल देख करके आए, क्योंकि बाकायदे मैंने प्लेलिस्ट बनवा रखा है, तो इसलिए आप उसको चेक करें। अब देखिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है, वित्तीय साक्षरता बढ़ता है, सेविंग बढ़ जाता है, इतना चीज बैंकिंग के लिए हमने देख लिया। अब हमको लगता है कि बैंकिंग मुद्रा का जितना भी प्रकार था उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और समझिए कि हम लोगों को वैकल्पिक मुद्रा, आगे एक मुद्रा है जिसका नाम है विश्वसनीय मुद्रा, सॉरी आगे है विश्वसनीय मुद्रा, इसको देख लेना है। विश्वसनीय मुद्रा, विश्वसनीय मुद्रा, आखिर ये विश्वसनीय मुद्रा क्या है भाई, इसको भी हम लोग समझ लें थोड़ा सा। तो हम लोग लिखेंगे कि ऐसी मुद्रा प्रणाली, ऐसी मुद्रा प्रणाली जिसे दो लोग आपसी सहमति से और साथ ही साथ विश्वास से, ऑब्लिक लगाया है, स्वीकार करते हो। ठीक है, मुद्रा की ऐसी प्रणाली या ऐसी मुद्रा जिसको कि दो लोग एक दूसरे पर विश्वास करके स्वीकार करते हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग विश्वसनीय मुद्रा की श्रेणी में डाल देते हैं। इस प्रकार का मुद्रा आप देखिएगा, विश्वास करके क्या आप लेते हैं, आप चेक लेते हैं, चेक इसके लिए बेहतर उदाहरण है। तो चेक विश्वसनीय मुद्रा का एक उदाहरण है। अब यहां भी हम आपसे एक सवाल करेंगे कि क्या इसको स्वीकार करना बाध्यकारी होता है, ये भी सवाल है मेरा आपसे, क्या इसको स्वीकार करना ये बाध्यकारी है लोगों के लिए? चलिए बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या इसको स्वीकार करना बाध्यकारी होगा आपके लिए, चेक को स्वीकार करना? तो इसे स्वीकार करना भी बाध्यकारी
नहीं होगा। क्यों बाध्यकारी नहीं होगा? इसको आप लोग सीधे सीधे जानते हैं, क्योंकि चेक तो कोई व्यक्ति अपने से काट के देता है, वो चेक बाउंस भी हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी को 40 रुपया दिए थे, आपने अपने किसी मित्र को कितना रुपया दिया? 40 रुपया दिया। अब 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, एक दिन खेलते खेलते आपने कहा कि मुझे मेरा 40 रुपया दे दो। अब ये व्यक्ति बोले कि ये 40 रुपए का चेक मैं तुमको दे रहा हूं, जाकर के कटवा लो। और क्या मैंने आपको बताया कि ऑटो से जाने आने का खर्चा ही आपका 50 रुपया का हो जा रहा है। तो अब बताइए, क्या आप 40 रुपया निकालने 50 रुपया खर्च करके कभी भी बैंक तक जाएंगे? तो आप यहाँ नहीं जाएंगे। और पता ये चला कि उस व्यक्ति को भी पता है, आपके दोस्त को भी पता है कि ये 40 रुपया निकालने के लिए 50 रुपया खर्च करके बैंक जाने वाला नहीं है। तो पता चला कि ये जो अमाउंट था इसको भी वो आपका दोस्त जो है वही खर्च कर दिया, तो आपका चेक डूब जाएगा। तो चेक एक ऐसा मुद्रा है जिसको दो लोग आपसी विश्वास के आधार पर ही स्वीकार करते हैं। इसे लेना कभी भी बाध्यकारी नहीं होता है, इसे आपसी विश्वास पे ही आप स्वीकार करते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी इसको स्वीकार करना बाध्यकारी हो जाता है। समझ गए? आपसे एक सवाल बन सकता है कि क्या बैंकिंग मुद्रा को स्वीकार करना बाध्यकारी हो सकता है? तो हाँ, विशेष परिस्थिति में यह बाध्यकारी हो सकता है। अब ध्यान पूर्वक इस कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास कीजिएगा और रिलेट करके देखिएगा कि आप इकोनॉमिक्स और मुद्रा पहले भी पढ़े थे। क्या इस रूप में आपको समझ में आ पाया था? इतने सरल तरीके से समझ में आ पाया था? तो आप लिखेंगे कि कभी कभी इसे स्वीकार करना क्या होता है? कभी कभी इसे स्वीकार करना बाध्यकारी हो जाता है। क्यों बाध्यकारी होता है? तो मान लीजिए कि आप कोई महंगी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए गए हैं, कोई बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, उसको आप खरीदने के लिए गए हैं। अब प्रॉपर्टी को आप मान लीजिएगा कि प्रॉपर्टी आपकी समझ जाइए कि 1 लाख रुपए की है। कितने रुपए की है? 1 लाख रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे कभी कभी इस प्रकार का लोगों का ये होता है, समझ जाइए कि नियम होता है कि 1 लाख रुपए की अगर प्रॉपर्टी है तो इसमें समझ जाइए कि 20,000 ही कैश के रूप में आप दे सकते हैं। कैश के रूप में आप 20,000 रुपए ही दे सकते हैं और बाकी का बचा हुआ जो 80,000 रुपया है ये आपको चेक के रूप में देना होगा या किसी न किसी प्रकार से बैंक मनी के द्वारा देना होगा, बैंक मनी के रूप में देना होगा। तो अगर इस प्रकार का कहीं नियम है तो बताइए कि क्या आपकी मजबूरी नहीं हो जाएगी कि आप यहाँ पे वैकल्पिक मुद्रा जो बैंक के द्वारा चेक आदि प्रदान किया गया है उसको ही स्वीकार करें? तो यहाँ पे आप इस बात को याद रखिएगा कि कभी कभी विशेष परिस्थिति में जो आपका ये मुद्रा है, क्या बोलते हैं, विश्वसनीय मुद्रा या बैंक मुद्रा है, क्योंकि चेक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो चेक क्या है? इसको बैंक मुद्रा ही हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या जानेंगे कि कभी कभी बैंक मुद्रा को स्वीकार करना क्या हो जाता है? बाध्यकारी हो जाता है। बाध्यकारी कभी कभी हो जाता है। लेकिन अगर आप आम तौर पर देखेंगे तो आम तौर पर इस मुद्रा को स्वीकार करना लोगों के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। आपसी सहमति और विश्वास के आधार पर ही लोग इस मुद्रा को स्वीकार करते हैं। अब आगे चल के हम लोग हार्ड मनी पे चर्चा करेंगे और इसको कल के क्लास में चर्चा करेंगे और समझ जाइए कि पूरा लास्ट तक जितना मनी का कॉन्सेप्ट है उसको कल ही खत्म भी कर देंगे हम लोग, क्योंकि बहुत दिन इसके ऊपर चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके। अब आपसे ये सवाल होगा मेरा कि हार्ड मनी क्या होता है। एक उदाहरण के लिए मैं आपसे बोल देता हूं कि हार्ड मनी एटीएम है कि कैश में आपके पास जो रुपया पड़ा है वो है, या 10 रुपए का 20 रुपए का जो आपके पास सिक्का पड़ा हुआ है वो हार्ड मनी है। ये आपके लिए एक तरह समझिए कि होमवर्क रहेगा और इसको आपको खुद से समझने का प्रयास करना है। और आप अगर क्या बोलते हैं कि गढ़वा लातेहार और पलामू के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर से आकर के ज्ञानोदय एकेडमी में इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स के द्वारा ये पढ़ सकते हैं, अच्छे कंटेंट को ग्रहण कर सकते हैं, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। और समझ जाइए
कि आपको अगर ऑनलाइन भी यहाँ से जुड़े हुए रहना है तो हम लोग ये नहीं कभी भी करेंगे कि एक सेगमेंट को शुरू किया, एक टॉपिक पढ़ाया और उसको रोक दिया। हाँ, कभी मजबूरियां होती हैं तो शायद एक आध दिन के लिए हम लोग वीडियो रोकें, लेकिन ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपका क्लियर करवाया जाएगा। तो आप यहाँ से भी 100% विश्वास करके तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।